ओके बच्चों, अटेंटिव रहिएगा। आज के लेक्चर के जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को आने वाले बहुत से लेक्चर्स में माइंड में रखने पड़ेंगे। जैसे ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस से आप लोगों ने मेजर पॉइंट्स जो कंक्लूड किए हैं कि वहां पे कहाँ पे किस स्टेप में एटीपी कंज्यूम हो रहा है, किस स्टेप में एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस की जो नेट यील्ड है वो एनारोबिक कंडीशंस में डिफरेंट हो जाती है कि एनारोबिक कंडीशंस में आपके पास देयर इज नो नेट प्रोडक्शन ऑफ NADH, बिकॉज जितना NADH बनता है वो वापस जो है वो लैक्टेट या एथेनॉल की प्रोडक्शन में कंज्यूम भी हो जाता है। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में सारे की सारी जो आपके पास गेन होता है वो सिर्फ एटीपी का होता है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होने चाहिए ताकि जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जाएं और वहां पे आपसे नेट जो एटीपी की प्रोडक्शन है उसके बारे में पूछा जाए तो समटाइम्स हम कहते हैं 30 होती है, समटाइम 32 होती है। तो ये 30 से 32 एटीपीज को कैलकुलेट करने के लिए ग्लाइकोलिसिस से आप लोगों ने कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। सो आप लोगों ने ग्लाइकोलिसिस के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको माइंड में रखना है। आज हम लोग एक और जो टॉपिक है, ये प्रोजेक्टर ऑन करा दें तो जो एक पॉइंट आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि हमारी बॉडी के सर्टेन सेल्स ऐसे हैं जो कि हाईली ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड करते हैं। लाइक अगर हम ब्रेन सेल्स की बात करते हैं तो ब्रेन सेल्स हमारे पास इस कैटेगरी में आ जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है वो कुछ ऐसे किडनी के सेल्स हैं, इंटेस्टिनल सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि टोटली ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि अपना मेटाबॉलिज्म शिफ्ट भी कर सकते हैं। लाइक ग्लूकोज तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन अगर स्टारवेशन कंडीशन में या किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में आपने ग्लूकोज का इंटेक नहीं किया, जैसे रमजान में हम लोग फास्टिंग की बात करते हैं कि हम लोग ग्लूकोज का इंटेक एक खास इंटरवल के लिए नहीं करते, तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस टाइम पे कंप्रोमाइज कर लेते हैं, जैसे मसल सेल्स आते हैं या एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज आ जाते हैं। ये सेल्स ऐसे हैं जो कि इस टाइम अपना मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज की बजाय या तो फैट्स पे शिफ्ट कर लेंगे या फिर प्रोटीन्स के ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन देयर आर सम सेल्स व्हिच आर हाईली डिपेंडेंट अपॉन ग्लूकोज, उन्हें ग्लूकोज ही चाहिए। अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन हमारा जो अकेला ब्रेन के सेल्स हैं वो 120 ग्राम पर डे ग्लूकोज को कंज्यूम कर लेते हैं। इसका मतलब है कि जो हम डेली बेसिस पे ग्लूकोज का इंटेक करते हैं उसकी सिग्निफिकेंट अमाउंट सिर्फ ब्रेन के लिए होती है। और यही वजह है कि हम लोग अगर कुछ नहीं खाते तो सबसे पहले हम सबकॉन्शियस जो स्टेज है उसके अंदर चले जाते हैं, हम फेंटनेस फील करते हैं, बिकॉज हमारे ब्रेन के सेल्स जो हैं वो सिग्नल ट्रांसडक्शन को रोक देते हैं, बिकॉज उन्हें अपनी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है, ग्लूकोज रिक्वायर्ड है। अगर स्टारवेशन में हम लोग बात करें कि रमजान की आप लोग इस टाइम पे अपने माइंड में रखेंगे जब तक हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, बिकॉज हम फास्टिंग की बात कर रहे हैं जब हमारी बॉडी स्टारवेशन कंडीशन में है। स्टारवेशन कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शन है। लाइक पहली ऑप्शन तो ये है कि आपके जितने भी जो सेल्स हैं जो कि ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड करते हैं वो इस टाइम पे कंप्रोमाइज भी नहीं कर रहे, फैट्स और प्रोटीन्स पे अपना मेटाबॉलिज्म शिफ्ट नहीं कर रहा, उन्हें ग्लूकोज चाहिए। तो पहली ऑप्शन आपके पास क्या है कि इस टाइम पे लिवर और मसल्स के पास, मसल्स का तो मैं डिस्कस नहीं कर रही बिकॉज मसल्स वाला जो है वो सिर्फ अपने ही यूज में यूज होता है। लिवर आपके पास जो ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और जो ग्लूकोज यहां से रिलीज होगा वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्रेन तक चला जाएगा और ब्रेन की एनर्जी नीड्स को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। अब लिवर को कैसे पता चलता है कि मैंने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है? इन द प्रेजेंस ऑफ अ हार्मोन ग्लूकागोन। ग्लूकागोन इस टाइम पे आके इस पाथवे को एक्टिवेट करते हैं, व्हिच मींस कि ओके कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। अगर हमारी बॉडी स्टारवेशन कंडीशन में है, यहाँ पे मैं स्टारवेशन लिख रही हूँ, या फास्टिंग कंडीशन में है, तो इन दोनों कंडीशन के अंदर इन सेल्स की जो कि हाईली ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड करते हैं, इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमारे लिवर में ग्लूकोज के रिजर्व्स प्रेजेंट हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। लेकिन ग्लाइकोजन के रिजर्व्स भी यूजुअली हमारे पास जो है वो 6 to 8 आवर्स में खत्म हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर मस्कुलर एक्टिविटी। अगर आप स्टारवेशन कंडीशन में सुपर एक्टिव हैं तो आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि आप जो है वो अफ्तार से पहले ही डाउन फील करना शुरू कर देते हैं। इट मींस कि आपके जो ग्लाइकोजन रिजर्व्स हैं उन्होंने खास इंटरवल ऑफ टाइम तक तो आपके इन सेल्स को सपोर्ट किया, एक खास टाइम तक ग्लूकोज को रिलीज किया,
लेकिन जब आपके इन ग्लाइकोजन रिजर्व्स की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, आप लिवर में ग्लाइकोजन भी प्रेजेंट नहीं है, तो तब इन सेल्स को ग्लूकोज कहां से मिलेगा? क्या तब ये ग्लूकोज के बगैर रहेंगे? और अगर नहीं तो फिर ग्लूकोज की सिंथेसिस किस पाथवे के थ्रू होगी? उस टाइम पे एक मैकेनिज्म चल रहा होता है, एक पाथवे चल रहा होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। जेनेसिस मींस सिंथेसिस, ग्लूकोज मींस ग्लूकोज की, एंड नियो मींस न्यू। इस केस में आपका ग्लूकोज दोबारा से सिंथेसाइज होगा और उसकी सिंथेसिस होगी, और किस प्रोसेस के थ्रू होगी और इसमें कौन कौन से प्रिकर्सर्स यूज होते हैं, ये हमने आज के लेक्चर में देखना है। सो यहां तक समझ आ गई कि ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते किसे हैं? ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है कि स्टारवेशन कंडीशन में या फास्टिंग कंडीशंस में जब हमारे हाईली ग्लूकोज डिपेंडेंट सेल्स तक ग्लूकोज की सप्लाई खत्म हो जाती है, बिकॉज ग्लाइकोजन रिजर्व्स खत्म हो गए, डिप्लीट हो गए। ग्लाइकोजन एक हद तक ही स्टोर हो सकता है ना, उससे ज्यादा स्टोर नहीं हो सकता। ग्लाइकोजन जितना था वो यूज हो गया। अब इन सेल्स की एनर्जी नीड्स को या इन सेल्स तक ग्लूकोज हमने पहुंचाना है और वो ग्लूकोज पहले बनेगा। सो ग्लूकोज की जो न्यू सिंथेसिस होती है स्टारवेशन कंडीशन में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। और फास्टिंग कंडीशन में या रमजान में हमारे जो लिवर सेल्स हैं उनमें ये प्रोसेस बहुत एक्टिवली हो रहा होता है। उस टाइम पे आपके जो ब्रेन सेल्स हैं उनमें ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस जो है उसके थ्रू ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है या सप्लाई किया जाता है। सो आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि अच्छा अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस ने ग्लूकोज को बनाना है तो ग्लूकोज को बनाने के लिए इससे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, कौन से स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं जिससे ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी और ये प्रोसेस कहाँ पे होगा और इसमें कौन कौन से एंजाइम्स यूज होंगे। पहले हम प्रिकर्सर्स की बात करते हैं कि अगर आपने ग्लूकोज की सिंथेसिस करवानी है तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पे आपकी ग्लूकोज की जो प्रोडक्शन होगी वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से होगी। लाइक इसमें जो आपके प्रिकर्सर्स हैं, प्रिकर्सर्स में लैक्टेट हो सकता है, पायरोवेट हो सकता है और टीसीएस साइकिल के इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं कुछ, जो कि अल्टीमेटली अमाइनो एसिड्स से बनते हैं। यानी जब आपके ग्लाइकोजन रिजर्व्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं, एक्सट्रीम अगर आप लोग डाइटिंग करते हो तो उस केस में आपका मसल मास कम होना शुरू हो जाता है ना। क्यों कम होता है? बिकॉज आपके ग्लाइकोजन रिजर्व्स यूज हो गए। अब आपकी ग्लूकोज की दोबारा से सिंथेसिस होनी है और ग्लूकोज को न्यू बनाने के लिए या ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए आपकी जो मसल प्रोटीन्स हैं, जो मसल मास है उसमें क्या चीज प्रेजेंट है? प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ये मसल मास ब्रेक होगा और इन प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन से अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस होंगे और अमाइनो एसिड बाद में क्या चीज प्रोड्यूस करेंगे? ग्लूकोज, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये मैंने बात की स्टारवेशन कंडीशन की, फास्टिंग कंडीशन की। ग्लूकोज में क्यों कन्वर्ट होते हैं? अमीनो एसिड से एनर्जी बन जाती है, फैटी एसिड से वो जितनी जाती है उस सेल को सप्लाई। मैं वो भी चीज आपको बताऊंगी कि प्रोडक्शन से एनर्जी बनती है, लेकिन कुछ सेल्स मैंने अभी स्टार्टिंग में बता दिया कि उन्होंने अमाइनो एसिड्स को एज एन अमाइनो एसिड यूज नहीं करना, उन्हें ग्लूकोज चाहिए। बिकॉज ब्रेन सेल्स की अगर बात करें तो अमाइनो एसिड उस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे। वो क्या चीज? एटीपी एज इट इज उस फॉर्म में वो भी नहीं होगा। बिकॉज एटीपी की अगर हम बात करते हैं ना तो ब्रेन सेल से बहुत से ऐसे सिग्नल्स आते हैं या उसके बहुत से ऐसे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिनको ओपन या क्लोज करने में एटीपीज इन्वॉल्व होते हैं। सो अगर एटीपीज इस फॉर्म में यानी सर्कुलेटरी फॉर्म में ट्रेवल करना शुरू हो जाए ना तो आपके जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी ओपनिंग क्लोजिंग, इसी तरह से जो नर्व इंपल्सेस हैं उनकी मिस आप कह लें कि जो ट्रांसमिशन है उसके चांसेस होते हैं। सो हमेशा जिस सेल को एटीपी की जरूरत होती है वो सब खुद से बनाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई दूसरा सेल एटीपी बनाए और वो उस एटीपी को जो है वो ब्लड के थ्रू जो है वो ट्रांसफर करे। इसलिए ब्रेन ने खुद ही एटीपी बनाना है, लेकिन उस एटीपी के लिए उसने अमाइनो एसिड को यूज नहीं करना, उसने अमाइनो एसिड्स को फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। और हम ये भी चीज देखेंगे कि ये प्रोसेस एक्सपेंसिव है। अगर एक्सपेंसिव है तो फिर हो क्यों रहा है? बिकॉज अगर ब्रेन ही काम करना छोड़ देंगे
अगर ब्रेन सेल्स ही काम करना छोड़ देंगे, उन तक एनर्जी नहीं पहुंचेगी, तो पूरी बॉडी की फंक्शनिंग कंप्रोमाइज हो जाएगी। सो ब्रेन के लिए आपको ये करवाना पड़ता है, चाहे ये प्रोसेस एक्सपेंसिव है, लेकिन ये होगा बिकॉज आपकी जो मेन जो कंट्रोल सेंटर है, उस कंट्रोल सेंटर को जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी, बाकी बॉडी के पास एनर्जी चाहे उसका ढेर लगा हुआ है, वो यूजलेस है। एक तो मैंने कहा कि अमाइनो एसिड्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकते हैं, दूसरी तरफ मैं कह रही हूँ कि लैक्टेट भी कन्वर्ट हो सकता है, पायरोवेट भी कन्वर्ट हो सकता है, और टीसीए साइकिल के कुछ इंटरमीडिएट्स भी एज अ प्रिकर्सर फॉर द ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्ट कर सकते हैं। अब इसी बात को अगर मैं थोड़ा सा जो है वो पायरोवेट से रिलेट करूँ, तो मैं ये चीज कहूंगी कि अभी हम लोगों ने एक ऐसा प्रोसेस पढ़ा है जिसमें हम लोगों ने ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन की बात की है। एक ऐसा प्रोसेस हमने डिस्कस किया है जिसमें ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रही थी, पायरोवेट में कन्वर्ट हो रही थी। और अब हम एक ऐसे प्रोसेस की बात कर रहे हैं जिसमें पायरोवेट किस में कन्वर्ट हो रही है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है। तो क्या ऐसा है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस लाइक दिस इज ग्लाइकोलिसिस and this is gluconeogenesis? ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए तो ग्लूकोज का सोर्स है, ग्लूकोज से ही बना है, तो उसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट। आपको याद होगा, आपने शायद प्रीवियस लेक्चर में पायरोवेट से एलानिन की बात की थी। तो पायरोवेट का सोर्स सिर्फ ग्लूकोज नहीं है, कुछ अमाइनो एसिड्स भी ऐसे हैं जो कि पायरोवेट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से टीसीए साइकिल के कुछ इंटरमीडिएट्स ऐसे हैं, वो भी पायरोवेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हमेशा पायरोवेट ग्लूकोज से नहीं आएगी, बल्कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो पायरोवेट यूज होगी उसका सोर्स क्या होगा, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स। अगर मैं कह रही हूँ कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस में पायरोवेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये दोनों प्रोसेसेस सेम है, सिर्फ ये इनवर्स डायरेक्शन में हो रहे हैं, यानी बोथ प्रोसेसेस आर सेम एंजाइम ही रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन सिर्फ ये होगा कि ये केमिकल रिएक्शंस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है ना, एक केस में आपका ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट हो रहा है और दूसरे केस में पायरोवेट फाइनली किस में कन्वर्ट हो रही है, ग्लूकोज में। सो वी कैन कंसीडर दीज टू पाथवेज एज आइडेंटिकल पाथवेज, बट दे आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब हम इस चीज को जस्टिफाई करेंगे कि क्या वाकई जो ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है वो आइडेंटिकल प्रोसेसेस है और ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, इनमें कोई डिफरेंसेस भी हैं। चले, एक तो ये हो गया। अब नॉन कार्बोहाइड्रेट, वो तो डिफरेंस है ही है, लेकिन मैं इनके केमिकल रिएक्शंस की बात कर रही हूँ कि क्या वही एंजाइम्स जो ग्लाइकोलिसिस में यूज हुए थे 10 एंजाइम्स, उन्हीं एंजाइम्स को यूज करके ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस हो सकता है या नहीं, या इसके लिए आपको कुछ एडिशनल एंजाइम्स रिक्वायर्ड होंगे। इस सेंस में मैं इसका कंपैरिजन कर रही हूँ। वो तो हमें पता है कि इस केस में नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर है, लेकिन अब हम इनके केमिकल रिएक्शंस को कंपेयर करेंगे कि क्या ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलिसिस के लिए वी रिक्वायर द सेम सेट ऑफ एंजाइम्स, या फिर हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शंस के अंदर डिफरेंसेस होंगे। इस चीज को पहले ऑब्जर्व करते हैं बच्चों। आप लोग अगर स्लाइड्स पे भी फोकस करें ताकि हम लोग साथ साथ स्लाइड्स के पॉइंट्स को भी कवर करते जाएं, और उसके बाद मैं इसको बोर्ड पे कंसीडर करती हूँ। You can see here कि ग्लूकोनियोजेनेसिस, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि आपके लिए ग्लूकोज की प्रोडक्शन एसेंशियल है, बिकॉज कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि स्टार्वेशन में अपना मेटाबॉलिज्म शिफ्ट नहीं करते, ग्लूकोज के अलावा किसी और फ्यूल को यूज नहीं करते, और उनमें ब्रेन सेल्स की हमारे पास एग्जांपल है। और इन सेल्स की जो ग्लूकोज रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने के लिए ग्लूकोज ने प्रोड्यूस होना है, और जिस पाथवे से ग्लूकोज ने प्रोड्यूस होना है उस पाथवे को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस की अगर आप बात करें तो यहाँ पे आप ये इस डायग्राम को अगर फोकस करते हो, जैसे मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपके पास लैक्टेट एंड पायरोवेट, दे आर द प्रिकर्सर्स फॉर द ग्लूकोज। ठीक है, हम यहाँ से पूरे पाथवे को ट्रेस करेंगे कि लैक्टेट और पायरोवेट किन इंटरमीडिएट से होता हुआ फाइनली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। मैमल्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर लैक्टेट या पायरोवेट को हम कहते हैं कि दीज आर द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस,
लेकिन प्लांट्स के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकते हैं। एक चीज आपने याद रखनी है, इस चीज को मैं जस्टिफाई फैटी एसिड्स में करूंगी कि विद इन एनिमल सिस्टम फैट्स जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, या ट्राइग्लिसराइड ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकते। लेकिन प्लांट्स में ये पाथवे होता है। प्लांट्स में जब आपके पास कोई यंग सीडलिंग है तो उनकी एनर्जी उनके सीड के अंदर स्टोर होती है ना, और सीड के अंदर एक ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होती है एनर्जी। सो उस सीड के अंदर वी हैव ट्राइग्लिसराइड्स या फैट्स जो कि फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और प्लांट को सपोर्ट करते हैं, और वो प्लांट उस सीड से जो है वो पूरे का पूरा एक जो है वो प्लांट हेल्दी प्लांट डेवलप हो जाता है। लेकिन एनिमल सिस्टम्स के अंदर फैट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकते। एनिमल सिस्टम में ग्लूकोज अगर आपने बनाना है तो उसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल्स कौन कौन से हैं? पायरोवेट, लैक्टेट एंड अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और टीसीए साइकिल के इंटरमीडिएट्स की मैंने बात की थी, यहाँ पे मैंने फैट्स का जिक्र नहीं किया था। तो इस पॉइंट को हम लोग जो है वो दोबारा से रेज करेंगे जब हम फैट्स में मूव करेंगे। लेकिन इस स्लाइड से कंफ्यूज नहीं होना आपने, यहाँ पे जो ट्राइग्लिसराइड्स बताई गई हैं वो प्लांट्स के हवाले से बताई गई है कि प्लांट्स में ट्राइग्लिसराइड्स भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकते हैं। नाउ अब जैसे मैंने आप लोगों से भी डिस्कस किया कि हम लोग ये चीज ऑब्जर्व करने जा रहे हैं कि क्या ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस सेम पाथवेज हैं और ये सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, या फिर आपके पास जो है इनमें डिफरेंट एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं। सो इस चीज को पहले हम डिस्कस करते हैं, इस चीज को पहले देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस के जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं इनको डिस्कस करूं, तो ग्लाइकोलाइसिस में आपके पास पहला रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और इसके लिए आपको कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है? हेक्सोकाइनेज। ठीक है। इसके बाद आपके पास एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है? फॉस्फो हेक्सोस आइसोमेरेज, जो कि इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट करता है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। देन यू हैव एन एंजाइम काइनेज, और ये कौन सा काइनेज है? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 PFK1, और ये आपके पास प्रोडक्ट बनाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। देन आपके पास एक एंजाइम है एंडोलेज, और ये एंडोलेज क्या चीज प्रोड्यूस करता है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट प्लस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, एंडोलेज। और इसके लिए आपके पास अगेन एक आइसोमेरेज आता है जिसका नाम है ट्राइओस फॉस्फो आइसोमेरेज, जो कि इसे किसमें कन्वर्ट कर देता है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। देन आपके पास एक एंजाइम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है, जो कि इसे किसमें कन्वर्ट करता है? 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट में। देन आपके पास एंजाइम आता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ग्लिसरेट काइनेज, जो कि इसे किसमें कन्वर्ट करेगा? 3 फॉस्फो ग्लिसरेट। देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट से अब मैं यहाँ पे एक ही साइड पे केमिकल रिएक्शन लिख रही हूँ, आपको पता है कि ये दोनों डायरेक्शंस में होगा। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से हमारे पास नेक्स्ट बनेगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट, और इसके लिए कौन सा एंजाइम है? 2 फॉस्फोग्लिसरेट, और इसके लिए आपके पास एंजाइम अवेलेबल है म्यूटेज। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट ने देन कन्वर्ट होना है किसमें? फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। फॉस्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट होना है, चेक भी करते जाए ना।
फॉस्फोइनोल पायरोवेट, और इसके लिए आपके पास कौन सा एंजाइम है? इनोलेज एंजाइम। और फाइनली ये फॉस्फोइनोल पायरोवेट इसमें कन्वर्ट होगी पायरोवेट में, और इसमें आपके पास जो एंजाइम है वो क्या है? पायरोवेट काइनेज। सो बच्चों, ये हमारे पास एक डायरेक्शन में मैंने पाथवे ड्रॉ किया है जिसमें ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो रहा है? पायरोवेट। अगर हम ये कहते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में पायरोवेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और दोनों एक ही एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू या एक ही सेट ऑफ एंजाइम के थ्रू इंटर कन्वर्ट होते हैं, इट मींस कि जो जो एंजाइम यहाँ पे हम देख रहे हैं उनके केमिकल रिएक्शंस को रिवर्सिबल भी होना चाहिए। बिकॉज अगर किसी एंजाइम का केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल है, इट मींस कि हम उसे उसकी प्रोडक्ट को रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 7 एंजाइम्स ऐसे हैं जिसमें एक एंजाइम ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, ये जो हमारे पास यहाँ पे 8 एंजाइम्स हैं, 7 to 8 एंजाइम्स, ये ऐसे एंजाइम्स हैं जिनके केमिकल रिएक्शंस रिवर्सिबल है। लाइक ये वो एंजाइम्स हैं जिनको आप ग्लाइकोलिसिस में भी ऑब्जर्व करोगे, और यही एंजाइम्स ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी यूज होंगे, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ये रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरोवेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो वो फॉस्फोइनोल पायरोवेट जो है वो वापस यहाँ पे 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो सकता है, बिकॉज इस केस में आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो केमिकल रिएक्शन कहाँ पे चला जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह से अगर 2-फॉस्फोग्लिसरेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो सकता है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। बिल्कुल, इस पॉइंट को भी मैं अभी लेके आऊंगी। अभी सिर्फ आप इन चीजों को ऑब्जर्व करो। इट मींस कि ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस बिल्कुल आइडेंटिकल प्रोसेसेस हो सकते थे और इनमें सेम एंजाइम्स यूज हो सकते थे अगर इनमें सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस क्या होते? एंजाइमेटिक रिएक्शंस। मैं अब यहाँ पे कह रही हूँ, यहाँ पे सारे के सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस अगर रिवर्सिबल होते। लेकिन 3 एंजाइम्स यहाँ पे ऐसे हैं। पहला एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, दूसरा एंजाइम है आपके पास PFK1 और तीसरा एंजाइम है पायरोवेट काइनेज। ये 3 एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स हैं जिनके केमिकल रिएक्शंस को आप रिवर्स नहीं कर सकते, व्हिच मींस कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में ये 3 एंजाइम्स यूज नहीं हो सकते बिकॉज इनके केमिकल रिएक्शंस रिवर्स नहीं हो सकते। सो फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस में इन 3 एंजाइम के जो रिएक्शंस हैं उनको आप बायपास किस तरह से करोगे? इट मींस हमारे पास 3 बायपास रिएक्शंस होंगे जिनके थ्रू हम इन इरिवर्सिबल रिएक्शंस को दोबारा से जो है वो इनकी रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी वैसे तो हमारे पास यहाँ पे पायरोवेट काइनेज ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज नहीं होगा, लेकिन इसके लिए एक बायपास रिएक्शन होगा, यानी एक एडिशनल एंजाइम होगा जिसको यूज करते हुए हम पायरोवेट को वापस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? फॉस्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? और एक हिसाब से ये बेनिफिशियल ही है ना। अगर तो आपके पास एक ही सेल के अंदर वो सारे के सारे 10 एंजाइम्स होते जिनके केमिकल रिएक्शंस को रिवर्स कर सकते हैं, तो क्या पायरोवेट कभी एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होती? नो। जैसे ही पायरोवेट में बनना था फौरी तौर पे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाना था और दोबारा से ग्लूकोज बन जानी थी। सो आपके पास कोई भी नेट यील्ड नहीं आनी थी। सो आपके इस पाथवे के अंदर जो 3 इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो इस चीज को इंश्योर करते हैं कि एक टाइम पे आपका एक ही पाथवे ऑपरेट हो। अगर इस टाइम पे ग्लाइकोलिसिस की जरूरत है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगा, और अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है तो उस टाइम पे ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी। इज इट क्लियर? ओके, अब इसी पॉइंट को माइंड में रखते हुए मैंने आप लोगों से ये कहा है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में बाकी 8 एंजाइम्स यही यूज होंगे, सिर्फ 3 एंजाइम्स यहाँ पे डिफरेंट होंगे। और वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं? हेक्सोकाइनेज के लिए एक बाईपास रिएक्शन होगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के लिए एक बाईपास रिएक्शन होगा और पायरोवेट काइनेज के लिए एक बाईपास रिएक्शन होगा। यहाँ पे बाईपास का वर्ड इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि हम पायरोवेट काइनेज के रिएक्शन को ओवरकम करेंगे, इसके बजाय किसी और एंजाइम को यूज करके
करते हुए हम पायरोवेट को वापस किस में कन्वर्ट करेंगे, फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। अगर पायरोवेट काइनेज यूज नहीं हो रहा तो हम इसके लिए कोई बाईपास या अल्टरनेटिव रूट देखेंगे। और ओके, आप लोग पहले स्लाइड से इस चीज को ऑब्जर्व कर लें कि ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ यही 3 केमिकल रिएक्शंस जो हैं, ये क्यों आप इनको कहते हैं कि इनको हमने कंसीडर करना है एज द इरिवर्सिबल रिएक्शन, बाकी रिएक्शंस क्यों यूज करें। ओके, प्रोजेक्टर यहाँ से एक कॉलम आपके पास ये है एक्चुअल फ्री एनर्जी और ये आपके पास है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। नजर आ रहा है सबको? एक्चुअल फ्री एनर्जी के लिए आपने इस कॉलम को कंसीडर करना है और स्टैंडर्ड के लिए इसको कंसीडर करना है। अब ग्लाइकोलाइसिस के जो 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें आपके पास ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जीज है और ये एक्चुअल फ्री एनर्जीज है, यानी एक्चुअल कंडीशंस के अंदर आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के हिसाब से उसकी फ्री एनर्जी क्या होगी। तो आप बाकी जितने भी केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं उनकी जो डेल्टा जी वैल्यूज हैं, अगर वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव वैल्यू स्मॉल है, जबकि ये जो 3 रिएक्शंस हैं आपके, एक हेक्सोकाइनेज का रिएक्शन, दूसरी तरफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 का रिएक्शन और लास्ट में पायरोवेट काइनेज का रिएक्शन। ये 3 रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जिनकी एक्चुअल फ्री एनर्जी वैल्यूज नेगेटिव है और नेगेटिव के साथ साथ क्या है, लार्ज है। इट मींस कि एक्चुअली इन 3 एंजाइम्स को ही क्यों रिवर्स करना मुश्किल है, बिकॉज इनके साथ एसोसिएटेड जो फ्री एनर्जी वैल्यूज हैं वो फ्री एनर्जी वैल्यूज इन्हें इरिवर्सिबल बना देती है। जबकि बाकी आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो आपके पास और भी 2 से 3 ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनकी डेल्टा जी वैल्यूज नेगेटिव आ रही है, लेकिन नेगेटिव आने के साथ साथ उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो स्मॉल है। तो हमने ये चीज पढ़ी थी ना कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में जो डेल्टा जी वैल्यू है वो नेगेटिव और स्मॉल हो, इट मींस कि वो केमिकल रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस में जा सकता है, वो रिवर्सिबल होता है और उस टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे कि आपका रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाए। सो इन 3 केमिकल रिएक्शंस की डेल्टा जी वैल्यू जो है एक्चुअली ये इन्हें लार्ज और जो है वो नेगेटिव होने की वजह से इन रिएक्शंस को इरिवर्सिबल बना देती है। यानी आप इन एंजाइम्स को यूज करते हुए, पायरोवेट काइनेज को यूज करते हुए आप पायरोवेट को फॉस्फोइनोल पायरोवेट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज आपको जो है वो फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करने में कोई हेल्प नहीं करेगा और इसी तरह से हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो आपको 3 जगह पे अल्टरनेटिव एंजाइम्स चाहिए, आपको 3 बाईपास रिएक्शंस चाहिए। तो अब हम इन डिटेल इन बाईपास रिएक्शंस को स्टडी करते हैं कि सेल किस तरह